नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल हिजबुल्लाह की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पेजर ब्लास्ट से शुरू हुई लड़ाई वॉकी टॉकी हमले और फिर हवाई हमले तक पहुंच गई। पेजर धमाके के बाद इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार मिसाइलें दाग रहा और लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। हालात यह है कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, फिर भी इजराइल अभी भी रुकने वाला नहीं है। इजराइल गांजा की तरह कभी भी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। इजरायली सेना कभी भी लेबनान में घुस सकती है। इजरायली टैंक किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए मार्च कर सकते हैं। इजरायली सेना प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि सेना लेबनान में घुसने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या है इजराइल का लेबनान प्लान। आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। करीब साल भर से युद्ध मैदान में डटा इजराइल अब फुल फ्लेज वॉर के मूड में जुट गया है। इजराइल ने अपना रुख गाजा से लेबनान की तरफ कर दिया है। पहले इजरायली सेना के निशाने पर हमास के कमांडर थे, अब इजरायली सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह के कमांडर हैं। इजरायली सेना चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर कर रही है। अब इजरायली सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह है, क्योंकि नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को रॉकेट और मिसाइलों से लैस किया था, जिसके जद में इजराइल के ज्यादातर हिस्से आ गए। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 की तरह इजराइल को एक बार फिर से दहलाने का प्लान बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान का भनक इजराइल की सेना को लग गई, जिससे हिजबुल्लाह अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह का वो खौफनाक प्लान क्या था। आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल हिजबुल्लाह ने जंग विनाशकारी होती जा रही है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी से लेकर तमाम पश्चिमी देशों को परमाणु की धमकी दे दी है, और इस धमकी के बाद अमेरिका यूरोप पर परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से बढ़ते हमलों के मद्देनजर रूस ने परमाणु हमले की नीति में बदलाव किया। यूक्रेन 2.5 साल से अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा था, और हाल ही के महीनों में यूक्रेन ने रूस पर कई जबरदस्त तरीके से हमले किए, जिसमें रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी हमले को देखते हुए पुतिन ने परमाणु बम की धमकी दे दी है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है पुतिन का एटमी प्लान। आज राष्ट्र की आवाज के जरिए डिकोड करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई है, और उसे पूरा करने में इजरायली सैनिक जुट गए हैं। पहले पेजर, उसके बाद वॉकी टॉकी से हमला, फिर हवाई हमला, फिर रॉकेट गोले दागे गए, और साउथ लेबनान में लगातार बम बारिशों की जा रही है, बमों की बारिश की जा रही है। पेजर अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है, हमलों की बौछार कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं।
हिजबुल्लाह के कमांडरों को इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल चीफ को भी ढेर कर दिया गया है। अब निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमले के बाद अब गाजा की तरह ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब जल्द ही इजरायली टैंक लेबनान में घुसने वाले। नेतन्याहू ने एक ऑर्डर पर इजरायली सैनिक बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। इसके लिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर टैंक मार्कवा का मुंह लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। मार्कवा टैंक तैयार है, बस लेबनान में घुसने का इंतजार है। मार्कवा काफी ज्यादा खतरनाक टैंक माना जाता है। यह सड़कों के साथ साथ रेतों पर भी तेजी से भागता है और टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। यह टैंक चलता फिरता बंकर है जिस पर किसी गोले का, किसी हमले का असर नहीं होता। एक बार इजराइल अपने दुश्मन को छोड़ने के मूड में इस बार बिल्कुल नहीं है। अब हिजबुल्लाह के खात्मे तक इजराइल लड़ेगा। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली ने साफ साफ कहा है कि जमीनी हमले के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। लेबनान में घुसने के लिए, जमीनी तैयार करने के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। हवेली यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अंदर जाएंगे, दुश्मनों का खत्म करेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इजराइल के सेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा है वो आपको समझाना बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी ने अपने सैनिकों से कहा है कि आप अंदर जाएंगे, वहां दुश्मनों को खत्म करेंगे, उनकी बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे और हम पूरे दिन हमला करेंगे। यह आपके प्रवेश की संभावनाओं के लिए, जमीन तैयार करने के लिए, हिजबुल्लाह और पर हमला जारी रखने के लिए है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लेबनान में गाजा की तरह ही ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी आईडीएफ ने कर ली है। वो भी तैयारी क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा आईडीएफ के पास हिजबुल्लाह कमांडर्स की पुख्ता खुफिया जानकारी है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला करने को अंजाम देने की रणनीति है। इजरायली ब्रिगेड आर्टिलरी की सीमा को पार करने का आदेश मिलेगा। ग्राउंड ऑपरेशन में टैंक, स्पेशल फोर्स की अहम भूमिका रहेगी। यहां बड़ी तादाद में टैंक को गाजा से लेबनान सीमा पर लाया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल पर अमेरिका के युद्ध विराम का भी असर नहीं दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह इजराइल को युद्ध रोकने की अपील की है। अमेरिका को फ्रांस के साथ साथ यूरोपियन संघ, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी साथ मिला है। दुनिया इजराइल के युद्ध के विराम की अपील कर रही है और इजराइल मानने को तैयार नहीं है। पेसर धमाकों के बाद इजराइल ने हमलों की बौछार कर दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज कुछ दिनों में बेरूत में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को पेजर धमाकों से हुई थी और पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लेबनान पर किस तरीके से सिलसिलेवार हमले किए, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना बताना चाहता हूं। 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ था, इसमें भी 27 लोगों की मौत की खबर थी। 20 सितंबर में 70 मिसाइल हमले हुए, इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 21 सितंबर में 400 मिसाइल हमले हुए और इस मिसाइल हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 सितंबर को
50 मिसाइलों से हमले किए गए और इस हमले में 23 लोग घायल हुए थे। फिर 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले हुए, 558 लोगों की मौत हो गई। 24 सितंबर को बेरूत पर हमला हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई। 25 सितंबर को बालबेक और बेट पर हमला हुआ, 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कि इन हमलों में कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, कितने लोग बेगुनाह लोग लापता हैं, कितने बेगुनाह लोग घायल हैं। सोचिए जरा कि और ये सिलसिला लगातार एक के बाद एक चल रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में सैकड़ों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज का नाम दिया है। हवाई हमलों के बाद अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को ढेर किया। अब इजराइल के निशाने पर है हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। नसरुल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाई। नसरुल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह को रॉकेट और मिसाइलों से लैस किया था, जिसकी जद में इजराइल के ज्यादातर हिस्से आ गए। पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने का एक और प्लान बनाया था। इजरायली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा हमला करने वाला है जैसा हमास ने पिछले कई सालों में किया था। और इस बार उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों का उसी तरीके से घुसपैठ कर बहुत ज्यादा लोगों को मारने का प्लान है, जिस तरीके से पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने दक्षिणी इजराइल में हमला किया। लेकिन ऐन वक्त पर इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के इस प्लान का पता चल गया था और इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल पर हमास जैसे हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई है और उसे अंजाम देने के लिए बैठक पर बैठक हुई थी। अब हिजबुल्लाह का वो प्लान क्या है और जो प्लान कामयाब हो जाता वो एक बार फिर से इजराइल दहल जाता। तो हिजबुल्लाह का प्लान मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गलीली इलाका था। हिजबुल्लाह इजरायली सीमा के करीब बसे गांव में घुसपैठ का प्लान बना रहा था और इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने रवादा फोर्स के दहशतगर्दों को सौंपी थी और इन लड़ाकों से कहा गया था कि हमास के दहशतगर्दों की तरह घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों को कत्लेआम करे, नागरिकों को अगवा करे और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील बताया जाता है। यह वही आतंकी है जो इजरायली हमले में मारा गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस हमले पर बेरूत में बमबारी कर 241 अमेरिकी सैनिकों की बेरहमी से हत्या का आरोप है और जिस इब्राहिम अकील को इजराइल ने ढेर किया उसका हिजबुल्लाह ने शहीदों की तरह शान से दफन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। इब्राहिम अकील को दफनाने से पहले कैसे उसका सम्मान किया जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है। हमास ने जिस तरीके से दक्षिणी इजराइल के सीमा पर बसे गांव को निशाना बनाया, ठीक उसी तरीके से हिजबुल्लाह के निशाने पर उत्तरी इजराइल के गांव थे। अगर हिजबुल्लाह के दहशतगर्द इजरायली सीमा पर हमला करते तो उनके लिए इन गांव तक मिनटों में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन इजराइल का यह दावा है कि उसकी जद में मीटर की दूरी पर मौजूद इस खतरे को भांप लिया और हमले की प्लानिंग कर रहे कमांडर की स्टिक बमबारी से मार दिया गया। हिजबुल्लाह के साजिश का पर्दाफाश होने के बाद से इजराइल और हमास ज्यादा हमलावर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हो गया था। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ था इब्राहिम कुवैसी। इसके अलावा 5 कमांडर और इस हमले में मारे गए थे। इब्राहिम इजराइल पर हमले करवाने का जिम्मेदार था। कुवैसी 1980 में उसके दशक के आसपास हिजबुल्लाह गैंग में शामिल हुआ था। कुवैसी ने साल 2000 में 3 इजरायली सैनिकों को मार दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से यह सबसे बड़ा घातक हमला है और अब इजराइल हिजबुल्लाह के साथ साथ आर पार के आखिरी के जंग के मूड में है। उधर हिजबुल्लाह भी बार बार इजराइल को धमका रहा है। यानी एक साथ पहले जो जंग गाजा से शुरू हुई थी वो अब लेबनान तक पहुंच गई और आसमानी प्रहार के बाद जमीनी लड़ाई की बारी है। लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी आक्रमण की आशंका के चलते दुनिया भर के देश अलर्ट पर हैं। हिंदुस्तान ने पहले भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा ना करने और तुरंत लेबनान से लौटने के लिए कहा। अब चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। उधर तुर्की लेबनान में अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि नागरिकों की लेबनान से सुरक्षित निकालने की प्रारंभिक योजना तैयार की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग छिड़ी हुई है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दहशत में है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग भी है और भयानक रुख अख्तियार कर चुका है जिससे पश्चिमी देशों की टेंशन कम नहीं हो रही। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से छिड़ा यह युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, अब अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने अब इस युद्ध में परमाणु हमले की धमकी दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से रूस बौखलाया गया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहर खार्किव निशाने पर ले रही है। इसके अलावा हाल ही में पुतिन की सेना ने खार्किव में एक के बाद एक 3 जबरदस्त तरीके से हमले किए थे और एक बार फिर से खार्किव पर रूसी सेना ने मौत का बारूद बरसा दिया। खार्किव के रिहायशी इलाकों के इमारतों पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए और हमले के बाद खार्किव की बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब यह युद्ध जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो रहा है क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर रूस ने यह अंदाजा हो गया है कि उससे कोई बड़ा हमला होने वाला है तो वो रूस परमाणु हथियारों का टारगेट कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। भले ये एक प्रस्ताव पर है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए पुतिन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे जहां चाहे ऐसा कर सकता है। और सवाल यह भी है कि पुतिन ने इस वक्त परमाणु हमले की धमकी क्यों दी? क्या यूक्रेन रूस पर भारी पड़ने वाला है? क्या पुतिन को डर है कि पश्चिमी देश रूस पर बड़ा हमला कर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, हरा सकता है? अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन जंग के 2.5 साल के बाद भी लगातार जारी है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया और हाल ही में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले कर टोरोपेट शहर में रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हथियारों को द्वीपों में बड़ा धमाका किया था। इसमें मिसाइल सिस्टम के लिए बैलिस्टिक मिसाइल भी रखी गई थी। इसके अलावा यहां पर तोचका यू टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम मौजूद थे। यूक्रेन के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि जहां ड्रोन अटैक हुआ है वहां रूस के अपने हथियारों के अलावा नॉर्थ कोरिया से मिली मिसाइलें भी मौजूद थी। यूक्रेन के हमले में जब विस्फोट हुआ था तो इस दौरान भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए और हमले के बाद 6 किलोमीटर के इस इलाके में आग लग गई। जेलेंस्की ने इस हमले के बाद से सैनिकों को जमकर बधाई भी दी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके अलावा कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने सारातोव शहर पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में उसका भी निशाना सारातोव का रूस एयरबेस था। वहीं यूक्रेन के सैनिक अब भी रूस के कुर्स्क में डटे हुए हैं और रूस उन्हें बाहर निकाल रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों के कई विनाशकारी हथियार मुहैया कराए गए, लेकिन फिलहाल घातक मिसाइलों के इस्तेमाल करने की इजाजत यूक्रेन को नहीं थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से उनके इस्तेमाल की गई इजाजत दी और पुतिन ने साफ कह दिया कि अगर रूस के ऊपर घातक मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमले किए गए तो वो इसको संयुक्त हमला मानेगा और परमाणु बमों का इस्तेमाल कर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। पुतिन ने यह चेतावनी दी कि उसके निशाने पर यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसको मदद करने वाले पश्चिमी देश भी होंगे और पुतिन ने यह कह दिया कि ऐसा कोई भी हमला रूस पर होता है तो परमाणु बटन दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन की इस धमकी से न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप को भी खतरा है। रूस के पास लंबी दूरी की कई मिसाइलें हैं जिससे परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है और उसके जद में यूरोप ही नहीं अमेरिका के कई शहर। एक तरफ इजराइल युद्ध के चलते यमन, लेबनान, ईरान और सीरिया में बारूद बरसा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान और चीन के बीच तनाव सबसे बड़े डरावने की मोड़ पर है। ऐसे में इस हालात में पुतिन को चेतावनी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है और धरती की सबसे विनाशक घड़ी कभी भी आ सकती है। सवाल यह है कि क्या अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या होगा? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध साबित होगा। एडवांस तकनीकी फ्यूचर वेपन्स के साथ यह जंग लड़ी जाएगी और आशंका यह भी है कि युद्ध की चपेट में आने से यूरोप और चीन की 99% आबादी मारी जाएगी। बारूदी हमलों के बाद धरती पर भयानक अकाल से सबसे ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अमेरिका से एशिया तक धरती पर 5 महाद्वीप तक फैल सकते हैं और इसका एपिक सेंटर यूरोप हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन से शुरू होकर तीसरा विश्व युद्ध ईरान, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, चीन, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तक फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। रूस परमाणु अमेरिका पर मिसाइलों से हमले कर सकता है, यानी जंग से अमेरिका भी अछूता नहीं है। तो जिस तरीके से जंग चल रही है उससे पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ा हुआ है। अगर ये जंग नहीं रुकती है आने वाले वक्त में और ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।